हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का चैप्टर नंबर 13 का विभाग नंबर डी, राइट, विभाग डी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ओजोन का महत्व बताना है। तो सबसे पहले, ओजोन यह एक प्रकार की गैस है जिसे हम संकेत में O3 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? O3। ओके, ओजोन यह एक प्रकार की गैस है जिसे हम संकेत में O3 से दर्शाते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस का संकेत होता है O2। जब इस पे सूरज की यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण, जब हमारे इस वातावरण में ऑक्सीजन पर यूवी यानी सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरण पड़ती हैं तो O2 का विखंडन हो जाता है और OO दो भाग में बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे वातावरण में प्रवेश करती हैं तब वह ऑक्सीजन के अणु O2 पर पड़ती हैं जिससे O2 का विखंडन होता है और O अणु का निर्माण होता है। और इस प्रकार हर एक O यह O2 से मिलकर O3 बनाता है। इसे हम ओजोन गैस कहते हैं। यानी हमारे वातावरण में दो कंडीशन, O2 भी दिखेगा और OO भी दिखेगा, और हर एक O एक O2 से मिल जाता है और O3 बनाता है। O3 बनाता है, इसी को हम ओजोन बोलते हैं। इसको भी दिया है, देखो, हर एक O एक O2 से मिलेगा, संयोजन करेगा, O3 बनाएगा और इसे हम बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं विद्यार्थी मित्रों? ओजोन। अब इसका महत्व जानो। ओजोन का महत्व क्या है? सबसे पहला, गर्मी से बचाने का कार्य। ओजोन यह सबसे ऊपर वाला चादर है जो सूरज की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे पहुंचने से रोकता है। वैसे तो पृथ्वी पे किरण आ जाती है बट फिर भी भारी मात्रा में नहीं आ पाती है, तो गर्मी से बचाने का कार्य करता है, तापमान को नियंत्रण करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कम करता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना करता है और त्वचा का कैंसर जो होता है वो सबको रोकता है। कि त्वचा का कैंसर इसी की वजह से होता है, त्वचा का कैंसर इसी की वजह से होता है। ओजोन का जो डिप्लेशन होता है ना, ओजोन का क्षय होता है उसकी वजह से। अगर क्षय नहीं होगा, अगर ओजोन पावरफुल रहेगा तो ये सब महत्व तो आपको तो मिलेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कचरा निपटान की समस्या को कम करने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हो? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पहला नंबर, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के लिए आप निम्नलिखित योगदान दे सकते हो। पहला नंबर योगदान, सूखा फल, साग सब्जी इत्यादि जैव विघटनीय कचरा अर्थात जिसका विघटन हो सके उसको हमको जमीन में दबा देना चाहिए और उसका हमें खाद में रूपांतरण करना चाहिए। ऐसे कचरे जिनका विघटन जैव प्रक्रम के द्वारा हो जाता है उसे जैव विघटनीय कचरा बोलते हैं, और ऐसे कचरों को जमीन में दबा के खाद में रूपांतरण करना चाहिए जिससे जमीन का पोषक तत्व भी बढ़ेगा और उसके खाद को दूसरे खेतों में डालेंगे और फसल का भी उपजाऊपन बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, प्लास्टिक, पेपर, डब्बा, ग्लास इत्यादि वस्तुओं का पुनः चक्रण करना चाहिए और उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। जो चीजें पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती हैं ऐसे चीजों को हम पुनः उपयोग करें। जैसे आप प्लास्टिक का एक डब्बा लिए, प्लास्टिक के एक डब्बे में तेल है, अब तेल को यूज कर लिए तो प्लास्टिक के डब्बे का उपयोग बार बार छुट्टक तेल लाके उसी डब्बे में तेल रखिए। यानी आप अपने पेरेंट्स के साथ तेल का डब्बा लेने गए, एक डब्बा तेल लाए, प्लास्टिक का डब्बा आपके घर में आ गया, दोबारा जब तेल लेने जाओ तो वही प्लास्टिक का डब्बा खाली लेके जाओ, उसी में भरवा के लाओ, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम होगा, पर्यावरण बचेगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पद्धतियां जानो। पद्धतियां में एक है पुनः उपयोग और एक है पुनः चक्रीकरण। इन पद्धतियों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? स्वच्छता अभियान में भाग अदा कर सकते हैं। पहला, हमें उन सभी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए जो हमें पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती, उदाहरण नंबर प्लास्टिक। ठीक है। और हमें उन सभी का पुनः चक्रण करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, उदाहरण कागज। कागज का रिसाइकलिंग होगा, पुनः चक्रण। आप चौपड़े में लिखे चौपड़ा भर गया, वो चौपड़े के कागज का पुनः चक्रण होगा, फिर उससे क्या बनेगा? जेरोक्स पेपर बनेगा, उसका पुनः चक्रण होगा, उससे न्यूज पेपर बनेगा, उसका पुनः चक्रण होगा, उससे बर्थडे में जो पतले पतले कागज आते हैं सजाने के लिए वो सब बनेगा। मतलब एक कागज को 4 बार यूज किया गया। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हर बार कागज बनने के लिए, हर चीज के लिए कागज बनने के लिए पेड़ कटेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों? आई होप आपको अच्छे से। ये भी क्वेश्चन नंबर 2,
समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कचरों के प्रकार का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम परिभाषा जाने कचरा किसे कहते हैं। ऐसे सभी वस्तु जो हमारे लिए साथ ही साथ पर्यावरण के लिए आवश्यक ना हो, उन सभी पदार्थों को हम कचरा कहते हैं। ऐसे सभी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, पर्यावरण के लिए उपयोगी ना हो, ऐसे सभी पदार्थों को कचरा कहते हैं। कचरा के प्रकार, ठोस कचरा, प्रवाही कचरा, और तीसरा नंबर है विघटन के आधार पर कचरे दो होते हैं, जैव विघटनी और अजैव विघटनी। ठीक है। अब ठोस कचरा किसे बोलते हैं? रसोई से निकलने वाला साग भाजी फल इत्यादि को ठोस कचरा बोलते हैं। बोलो, ठोस कचरा किसे बोलते हैं? रसोई से निकलने वाला साग भाजी फल इत्यादि ठोस कचरा, जैसे प्लास्टिक, कांच, ये सब कौन से कचरे हैं? ठोस। प्रवाही कचरे, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी प्रवाही कचरा है। अब जैव विघटनी कचरा किसे बोलते हैं? जिसका जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन हो सके उसे जैव विघटनी कचरा बोलते हैं। उदाहरण साग भाजी फल, क्योंकि इसको जमीन में दबा दोगे तो ये खाद में रूपांतरण हो जाएगा, इसका विघटन भी हो जाएगा, और हाँ, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैव अविघटनीय में क्या है? जिसका जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन ना हो उसे जैव अविघटनीय कचरा कहते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, कांच और नोद, ये पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, राइट, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 काफी छोटा है। पूरा नाम दो। पूरा नाम CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, हिंदी में लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। इसमें ये पहला क्वेश्चन था, चौथे में पहला। अब चौथे का दूसरा क्या है? जब आपके द्वारा उत्पन्न सभी कचरे जैव विघटनी हो तो क्या पर्यावरण पर कोई असर नहीं होगा? जी हाँ, अगर आपके द्वारा जितने भी कचरे उत्पन्न हो रहे हैं सब जैव विघटनी हो, तब, जिनका जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन हो सके। तो देखो ध्यान से, कैसे? हाँ तो बोल दिया, बट उसके लिए शर्त, जब हमारे द्वारा उत्पन्न जैव विघटनी कचरों का हम अच्छे तरह से निकाल करते हैं, उसे जमीन में दबाते हैं, उसका उपयोग खाद बनाने में अगर हम करते हैं तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि जैव विघटनी कचरा है, उसका कंपोजिशन, उसका विघटन हो सके तो यहाँ वहां फेंक दो। यहाँ वहां फेंकना नहीं है भैया, जमीन में दबा देना है। जमीन के अंदर दबाएंगे तो जमीन की उपजाऊपन भी बढ़ेगी, खाद बनेगा, खाद किसान खेतों में फेंकेगा, फसल का उत्पादन होगा, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं। अरे अभी लास्ट नहीं, अभी तो बाकी है यार। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सी प्रवृत्तियां मानव द्वारा सर्जित होती हैं? मानव द्वारा कौन सी प्रवृत्तियां सर्जित होती हैं? पहला नंबर, अधिक कृषि उत्पादन के लिए रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाओं का उपयोग। अधिक कृषि उत्पादन करना है, रासायनिक खाद का उपयोग करोगे, जंतुनाशक दवा का उपयोग करोगे, क्या होगा? इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप जंतुनाशक दवा का उपयोग अगर आप करते हो तो वो जंतुनाशक दवा आहार श्रृंखला में प्रवेश करेगी और कोई एक आहार श्रृंखला में घुसेगी, जिसके कारण भारी मात्रा में जीव जंतुओं की जान जाती है, और यह घटना जैव आवर्धन जैविक विशालन कहलाती है। और यह जैव आवर्धन जैविक विशालन घटने का जिम्मेदार मानव खुद है। मानव अपने लालच के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए वह ज्यादा ज्यादा रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा का उपयोग कर रहा है, और जो पैदा कर रहा है वो जहर है। जहर को हम खा रहे हैं, हमें कोई और खा रहा है, यही चाल है। एक मान लो एक मुर्गा है, ठीक है, मुर्गे ने जहर खाया तो मुर्गा जहरीला बन गया, और आप मुर्गे को खाए तो आप भी जहरीले बन गए, तो मुर्गा भी मरेगा और आप भी मरोगे। इस प्रकार से एक चैन बन जाती है मरने की। तो ये जैव विशालन है, जैविक विशालन, जैव आवर्धन, इस घटना का जवाबदार मानव खुद है। ये मानव प्रवृत्ति है, ये घटना मानव प्रवृत्ति की कौन सी घटना कहलाएगी? जैविक विशालन। दूसरा, फ्रिज और एसी में उपयोग होने वाला CFC का उत्पादन बढ़े या इसके उपयोग ज्यादा हो तो क्या होगा? तो CFC का उपयोग बढ़ने से ओजोन का क्षय होता है, जिससे समग्र सजीव सृष्टि को भारी प्रमाण में क्या होगा? नुकसान। क्योंकि CFC का उपयोग ज्यादा होगा तो नीचे से जो ओजोन का चादर है ना वो फटेगा। ऊपर से UV किरण फाड़ रही है, नीचे से हम फाड़ेंगे, कहीं चादर इतना ना फट जाए कि सूरज की डायरेक्टली किरणें कहाँ पहुंच जाए? पृथ्वी पे, दिक्कत बढ़ जाएगी भैया। ठीक है, नेक्स्ट, मच्छर, गिलहरी, तितली को नियंत्रण करने के लिए रसायनों का उपयोग में वृद्धि। अगर आप मच्छर से छुटकारा पाना चाहते हो, गिलहरी से छुटकारा पाना चाहते हो, तितली से छुटकारा पाना चाहते हो, तो उसके ऊपर आप रसायनों का प्रयोग करोगे। अगर करोगे तो क्या होगा? सुन लो,
ये आहार श्रृंखला के जैविक घटक है भैया। मच्छर, गिलहरी, तितली आहार श्रृंखला के कौन से घटक है? जैविक घटक। इनके विनाश से आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी, जिससे पारितंत्र प्रभावित हो जाएगा। बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा भैया, क्योंकि हमारे पारितंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक यानी सजीव, अजैविक यानी निर्जीव। तो हमारे दोनों होने चाहिए, जैविक अजैविक दोनों होने चाहिए। कोई एक भी कम हुआ ना तो दिक्कत तो आ जाएगी भाई, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 राइट ये होता है हमारा पूरा। लेकिन एक और बाकी है, इसमें एक और बाकी है, चौथा। ठोस कचरों का बढ़ना और मोबाइल द्वारा ई वेस्ट का बढ़ना, इसका निकाल एक मोटी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके उत्पादन के वृद्धि होने से ठोस कचरे यानी मोबाइल का उत्पादन बढ़ेगा, ठोस कचरों की वृद्धि होगी, तो इनके उत्पादन से वृद्धि होने से साथ ही साथ इनका उपयोग बढ़ने से पारितंत्र प्रभावित होता है और पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान होता है। क्योंकि भाई ये सब प्लास्टिक के बनते हैं, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ प्लास्टिक के होंगे। ठोस कचरों में प्लास्टिक आता है, इनका उपयोग ज्यादा करें तो भी, या इनका उत्पादन ज्यादा हो तो भी पर्यावरण को नुकसान होगा, हमारा पारितंत्र तो खराब हो जाएगा, ठीक है। आई होप विद्यार्थी मित्रों ये भी क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका आप ये स्क्रीनशॉट पाल लो, ठीक है। और ये इसी का है एक पार्ट छोटा सा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप पाल लो, राइट ना। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? ठोस और द्रव कचरों को अलग अलग रखने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तो लाभ जानो, ठोस द्रव कचरों को अलग अलग रखने से लाभ जानो। पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया आसान होगी, क्योंकि ठोस अलग रहेंगे, द्रव अलग रहेंगे, तो ठोस का अलग करेंगे और द्रव का पुनः चक्रण अलग करेंगे। द्रव कचरे से खाद का निर्माण हो सकता है, द्रव कचरा अलग रखोगे तो उससे खाद बनेगा, मिक्स कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। सूखे कचरे से बिजली बनेगा, एकदम आसान है, बोलो। पुनः चक्रण अलग अलग हो जाएगा दोनों का, ठोस द्रव का। द्रव से क्या बन जाएगा? खाद, और ठोस से क्या बन जाएगी? बिजली। दूसरा, प्लास्टिक पानी में मिल जाए, यानी जो प्लास्टिक के कचरे वो पानी में मिल जाए तो क्या नुकसान होगा? तो हानि जानो, क्या नुकसान होगा? पानी को नुकसान होगा। पहले तो पानी के अंदर प्लास्टिक मिल जाए तो पानी प्रदूषित हो जाएगा, प्लस जमीन भी प्रदूषित, क्योंकि पानी गंदा तो पानी जमीन के ऊपर है, जमीन भी गंदा हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों। तीसरा, खाली यानी खुली हुई नाली में से कचरा दूर करने के उपाय योग्य है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण कि ऐसा करने से हवा प्रदूषित, नाली खुली है और आप कचरा निकाल रहे हो तो नाली के कचरे के जो मतलब वायरस हैं वो सब उड़ेंगे, हवा में मिल जाएंगे और हवा अशुद्ध हो जाएगी और श्वास से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी विद्यार्थी मित्रों, ठीक है। पत गया? कंप्लीट भाई, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 तक था, पूरा हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से काफी कम समय में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया, चैप्टर नंबर 13, काफी कम समय में, विभाग नंबर डी। ओके, जय हिंद, राधे राधे।